विच वी इवन नॉट डेयर टू डू दैट, क्योंकि हम खुद नए हैं एक कंट्री में और हम किसी के अगेंस्ट कंप्लेन करेंगे तो हम सोच भी नहीं सकते। जब मैंने मैनिफेस्टेशन ऑफ इंटरेस्ट अप्लाई किया था और जब मेरा बायोमेट्रिक हुआ, वो पूरा ड्यूरेशन मेरा 40 डेज में हो गया था। So guys, we just reached to the SEF office and the line you can see behind me. तो नॉर्मली अगर आप देखेंगे यहाँ पे पोर्चुगल में, तो जिनका भी रेजिडेंस कार्ड है वो 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर में आता है। तो आई गॉट द रेजिडेंस कार्ड विद इन 3 months. Hey everyone, welcome back to my channel. And if you are watching me first time, then I am Rupal and I make videos about travel and lifestyle. So if you are somebody who is keen to know the Indian's lifestyle in the European countries, then don't forget to subscribe my channel. तो जब हम लोग मूव होते हैं किसी अदर कंट्री में, तो जो हमारे होम कंट्री के डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो किसी काम के नहीं बचते हैं, और फिर हमारी प्रायोरिटी हो जाती है उस नई कंट्री में जाके वहाँ के प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स अरेंज करना। और ऐसा ही कुछ एक्सपीरियंस मैं अपना आपके साथ शेयर करने वाली हूँ आज इस वीडियो में। तो जब मैं मूव हुई थी पोर्चुगल, तो मेरी प्रायोरिटी लिस्ट में सबसे टॉप पे था कि आई शुड हैव द पोर्चुगीज रेजिडेंस कार्ड हियर टू लिव एंड वर्क। तो आते ही साथ मैंने उसके लिए अप्लाई किया था एंड आई रिकॉर्डेड माई लाइव एक्सपीरियंस वाइल गोइंग थ्रू दैट प्रोसेस, और वो एक्सपीरियंस आज आप इस वीडियो में देखेंगे। एंड आई विल ऑल्सो शेयर मोर इनसाइट्स अबाउट द पोर्चुगीज रेजिडेंस कार्ड। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए लास्ट तक जरूर देखिएगा, so that you don't miss any information about this topic. So my Portuguese residence card journey started from the manifestation of interest. तो बेसिकली मैनिफेस्टेशन ऑफ इंटरेस्ट एक एप्लीकेशन होता है जिसके थ्रू आप यहाँ की गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट करते हैं कि आप उनकी कंट्री में रहने और वर्क करने के लिए इंटरेस्टेड हैं। एंड यूजुअली पोर्चुगल में होता क्या है, जब आप मैनिफेस्टेशन ऑफ इंटरेस्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो जो लोगों को फर्स्ट ईमेल आती है अपॉइंटमेंट की, उसमें भी लोगों को 2 से 3 साल लग जाता है आराम से, कई बार उससे भी ज़्यादा टाइम लग जाता है। बट आई गॉट दैट ईमेल विद इन जस्ट 30 days। और जब मैं यहाँ आई थी तो मेरा भी माइंड प्रिपेयर था कि बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है। सो व्हेन आई गॉट दैट ईमेल आई वाज रियली सरप्राइज्ड एंड दैट वाज अ गुड न्यूज़ फॉर मी, बट इक्वली सरप्राइजिंग एज वेल, बिकॉज यहाँ आने के बाद मुझे कई सारे लोगों ने बोला था कि अरे उस प्रोसेस में बहुत टाइम लगता है, पता नहीं आपका ईमेल कब आएगा, पता नहीं कब क्या होगा। सो आई वॉज रियली स्केयर्ड एंड आई वॉज वरीड ऑल्सो, क्योंकि जब आप एक कंट्री से दूसरी कंट्री में मूव होते हो, इट्स अ बिग डिसीजन डेफिनेटली, और उसके साथ साथ आपको बहुत सारा करेज चाहिए होता है ये सारी चीज़ों से गो थ्रू होने के लिए। तो अगर मैं देखूँ तो जब मैंने मैनिफेस्टेशन ऑफ इंटरेस्ट अप्लाई किया था और जब मेरा बायोमेट्रिक हुआ, वो पूरा ड्यूरेशन मेरा 40 डेज में हो गया था। यूजुअली लोगों को इसमें 2 से ढाई साल भी लग जाते हैं यहाँ पे। एंड इट टोटली डिपेंड्स कि आप किस आर्टिकल में अप्लाई कर रहे हैं, आपका प्रोफाइल क्या है, जिसके बारे में हम थोड़ी देर में बात करते हैं। पहले हम अपना पूरा प्रोसीजर देखते हैं कि होता क्या क्या है उस दिन। एक बार जब आपको अपॉइंटमेंट की ईमेल आ जाती है, देन आपको डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे करने होते हैं और फिर जाना होता है इमिग्रेशन ऑफिस, जो कि मेरे केस में सेफ था, और नेक्स्ट ईयर से होगा GNR। तो आप किस आर्टिकल के अंडर अप्लाई कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है कि आपका क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा। अगर मैं अपने केस की बात करूँ तो मेरे केस में मेरी पूरी ट्रैवल हिस्ट्री, जो भी मेरी ट्रैवल हुई थी यहाँ पे विद इन यूरोप जोन, वो लगी थी। मेरा बैंक स्टेटमेंट लगा था, मेरी सैलरी स्लिप जो आती हैं या मेरी जो पेमेंट रिसिप्ट होती हैं जो मैं जनरेट करती हूँ, वो सारा कुछ लगा था। तो आप जिस भी आर्टिकल में अप्लाई कर रहे हैं, आप उसका डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट देख सकते हैं और वहाँ से आप आइडिया ले सकते हैं कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट अरेंज करना है, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट आर्टिकल्स के लिए डिफरेंट डॉक्यूमेंट लिस्ट है, और जो फीस है वो भी डिफरेंट रहती है अगर आप डिफरेंट आर्टिकल्स में अप्लाई करते हैं। तो यू कैन डेफिनेटली चेक द वेबसाइट, आई हैव गिवन दैट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो इन माय ओपिनियन आपको वो डॉक्यूमेंट्स पहले से रेडी रखना चाहिए, क्योंकि जो मेरी अपॉइंटमेंट डेट थी वो विद इन 20 डेज थी, और उसी पीरियड में मुझे अरेंज करने थे सारे डॉक्यूमेंट्स। क्योंकि जब आप जाते हैं अपॉइंटमेंट के लिए तो आपको अच्छे खासे सारे डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट लेके जानी होती है, जहाँ पे सारा आपका वेरिफिकेशन होता है डॉक्यूमेंट्स का, और हर चीज़ आपको मेक श्योर करनी होती है कि आप कोई भी मिस्टेक ना करें। और उतने ड्यूरेशन में इट्स नॉट पॉसिबल टू अरेंज एवरीथिंग, क्योंकि कई सारे डॉक्यूमेंट्स आपको आपकी होम कंट्री से चाहिए होते हैं। जैसे अगर मैं बात करूँ PCC अपोस्टाइल और PCC का जो डॉक्यूमेंट होता है, दैट इज़ नॉट पॉसिबल टू गेट इट डन अपोस्टाइल एंड गेट इट कुरियर विद इन 20 डेज। और समटाइम्स ऐसा भी होता है कि वेकेशंस चलते हैं, फेस्टिवल्स चलते हैं, तो और भी ज़्यादा टाइम लगता है। तो मैं जब यहाँ आई थी तो आई प्रिपेयर ऑल माई डॉक्यूमेंट्स एंड आई वॉज कम्प्लीटली रेडी व्हेन आई गॉट दैट ईमेल फॉर द अपॉइंटमेंट। तो चलते हैं लिस्बन की सेफ ऑफिस। Today we are in Lisbon and it is one of the important day for us. And right now we are waiting for our cab that gonna take us to the safe office.
So guys, we just reached to the SEF office and the line you can see behind me. But we have the appointment at 9 a.m. So our lawyer is inside and she is just doing the check-in on behalf of us, and we are waiting for her so that she can come out and take me inside for the rest of the formalities. Today the weather is too windy. So I went through this process along with a lawyer, एंड मैं रिकमेंड करूंगी आप लोगों को भी कि आप भी अगर इस प्रोसीजर से जा रहे हैं तो आप लॉयर से रिकमेंडेशंस लें. आई नो थोड़ा कॉस्ट जाएगा लॉयर की फीस का भी, बट देखिए जब हम न्यू कंट्री में मूव होते हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि हमें एज अ फॉरेनर अपने राइट्स नहीं पता होता है उस कंट्री में, उस कंट्री के लॉ नहीं पता होता है. जो यहाँ का जो लॉयर है वो आपको बताएगा, आपको हेल्प करेगा थ्रू आउट द प्रोसेस. कई बार ऐसा भी होता है कि जैसे प्रोसीजर में डिले हो रहा है या फिर आप कहीं गए किसी डिपार्टमेंट में, आपको ढंग से ट्रीटमेंट नहीं मिला, तो इन सारी कंडीशंस को देखते हुए जो लॉयर है वो उस डिपार्टमेंट के अगेंस्ट कंप्लेंट भी फाइल करता है, जो कि हम लोग तो कभी सोच ही नहीं सकते करने का, बिकॉज वी आर मूविंग टू अ न्यू कंट्री एंड वी कांट इवन डू डेयर टू डू सच कंप्लेंट्स अगेंस्ट द डिपार्टमेंट ऑफ दैट कंट्री. तो काफ़ी हेल्प मिलती है जब आपके साथ लॉयर होता है, और आप उससे क्वेश्चंस भी कर सकते हैं किसी चीज़ के लिए आपको नहीं समझ आ रहा है. लॉयर आपको हेल्प तो करता ही है, बाकी उसके अलावा जैसे आप यहाँ के जब पब्लिक ऑफिस में जाएंगे इस प्रोसेस से गो थ्रू होते टाइम, तो वहाँ पे लोग पोर्चुगीज में ही बात करते हैं. सो एट दैट टाइम ऑल्सो लॉयर विल हेल्प यू टू मेक यू अंडरस्टैंड, एंड एट द सेम टाइम ही विल एक्सप्लेन द थिंग्स टू द ऑफिसर ऑल्सो. तो बेसिकली वो आपके लिए एक ट्रांसलेटर का काम करता है, तो वो भी बहुत ही हेल्पफुल रहता है उस ड्यूरेशन में. अगर आप किसी कंपनी में काम करते हैं तो आप वहाँ के लीगल डिपार्टमेंट से भी हेल्प ले सकते हैं अपने इस प्रोसीजर को करवाने के लिए. उस केस में आपको लॉयर की ज़रूरत नहीं भी पड़ेगी, सो यू कैन गो दैट वे एज वेल. So guys, just now I came out of the SEF office. Everything was super quick for me, and my application has been submitted. We went there at 9 and it's just 9:50 I guess. Yeah. So it was a super quick process for me because everything was in order, and I just need to sign, give the picture and pay the fees. And the fees was 354 euros that I already paid, and I got an acknowledgement for my application and for the fee. Now I need to wait around for 90 days because that is the period that I can expect my residence card. So let's see when I get it. तो यहाँ पर मेरा एप्लीकेशन सबमिट हो गया था और मुझे विद इन 3 मंथ रेजिडेंस कार्ड मिल गया था. तो आपका रेजिडेंस कार्ड का जो टाइम फ्रेम है वो कितना होने वाला है ये कम्प्लीटली डिपेंड करता है कि आपने किस आर्टिकल के अंडर अप्लाई किया है और आपका प्रोफाइल कैसा है. अगर मैं यहाँ पे बात करूँ प्रोफाइल की, तो उसमें आपका जॉब कॉन्ट्रैक्ट आ जाता है, आपने कंट्री में किस तरह से एंटर किया है, क्या आपका वीज़ा स्टेटस था जब आपने यहाँ पे एंटर किया, आपकी सैलरी कितनी है, आपकी टैक्स प्रोफाइल कैसी है. तो ये सारी चीज़ें आपका प्रोफाइल बनाती हैं, जो कि बहुत मैटर करता है कि आपका जो रेजिडेंस कार्ड का प्रोसेस है वो कैसा जाने वाला है. कई बार ऐसा भी होता है कि जो लोग सेम आर्टिकल में जिन्होंने अप्लाई किया है उनके लिए जो टाइम फ्रेम है वो डिफरेंट हो जाता है बिकॉज ऑफ दिस प्रोफाइलिंग. वो प्रोफाइल आपका जॉब प्रोफाइल हो सकता है, आपका जो टैक्स प्रोफाइल हो सकता है, उसके अलावा जो भी आप यहाँ पे जैसे एंटर होते हैं, किस वीज़ा पे आप आए हैं, क्या आपका स्टेटस रहा है, आपको मेक श्योर करना है कि आप यहाँ पे लीगली एंटर हुए हैं ये प्रोसीजर के लिए. तो जब मैंने अप्लाई किया था मैनिफेस्टेशन ऑफ इंटरेस्ट, आई अप्लाइड अंडर द आर्टिकल 89(2), जो कि सेल्फ एम्प्लॉयड लोगों के लिए होता है. उस टाइम मैंने अपनी कंपनी रजिस्टर करके स्टार्ट किया था यहाँ पे काम करना एज ए इंडिपेंडेंट वर्कर. So I was falling in that category, but I was also falling in Article 90, which is for highly skilled professional. Even अभी जब मुझे रेजिडेंस कार्ड मिला है तो उस पे भी दोनों कैटेगरीज लिखी हुई है. तो आप भी चेक कर सकते हैं, अगर आप भी डिफरेंट कैटेगरीज में फॉल कर रहे हैं तो आप चूज कर सकते हैं विच इज़ द क्लोजर वन फॉर यू, एंड यू कैन गो थ्रू अंडर दैट आर्टिकल. और आपको एक चीज़ ये भी मेक श्योर करनी है कि आप सही कैटेगरी में ही अप्लाई करें, जिस आर्टिकल के लिए आप एलिजिबल हैं उसमें ही अप्लाई करें. क्योंकि कई बार ऐसा हो सकता है कि किसी भी मिस गाइडेंस की वजह से आप किसी और कैटेगरी में अप्लाई कर देते हैं ये सोच के कि आपको जल्दी रेजिडेंस कार्ड मिल जाएगा, बट ऐसा नहीं होता है. जब स्क्रूटनी होती है तो उन्हें सब पता चलता है कि आपका क्या स्टेटस है और आप किस कैटेगरी में आपने अप्लाई किया है. तो बजाय वेट करने की कि आपने कई महीनों या सालों तक अपॉइंटमेंट डेट का वेट किया, उसके बाद अगर आपको मान लो अपॉइंटमेंट मिल भी गई तो आपने रेजिडेंस कार्ड के लिए वेट किया, तो जब जो आपका वेटिंग पीरियड है वो तो काउंट हो ही रहा है ना. और एंड में आके जब आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगा तो आपको फिर से स्क्रैच से सब कुछ स्टार्ट करना होगा
और ये आपका रिकॉर्ड ख़राब भी करता है यहाँ पे, क्योंकि आपका ऑलरेडी एक बार एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गया है। तो अगर आपको कोई इस तरह के सजेशंस देता है तो आप उसको अवॉइड करिए, और आप थोड़ा पर्टिकुलर वे में सोचिए और देखिए कि आप किस आर्टिकल के अंडर फॉल हो रहे हैं, आप उस कैटेगरी में ही अप्लाई करिए। उस केस में अगर आपका आगे जाके कुछ भी रिजेक्शन हुआ, आपको अपॉइंटमेंट नहीं आई, तो आप क्वेश्चन रेज कर सकते हैं वहाँ पे कि मैंने ये अप्लाई किया है एंड आई एम एलिजिबल फॉर दैट, एंड यू कैन डू द क्वेश्चन टू द गवर्नमेंट। बट जिस कैटेगरी में आप फॉल ही नहीं होते, आप उसके लिए क्या क्वेश्चन करेंगे, कुछ भी नहीं कर सकते आप। तो जब आप कंट्री में हैं तो आप मेक श्योर करें कि आप हर चीज़ को लीगलाइज वे में करें, कोई भी तिकड़मबाजी ना लगाएं, जो कि यहाँ पे आपको बहुत कॉमनली देखने को मिलेगा। सो मेरा एक सजेशन है उन लोगों के लिए जो पोर्चुगल में हैं और इस सेम प्रोसेस से जा रहे हैं और उनका अभी तक रेजिडेंस कार्ड नहीं आया है, आप कोशिश करिए कि जो आपकी सैलरी आती है आप उसको एट द सेम टाइम अपनी होम कंट्री ना भेजें। यहाँ पे अपने अकाउंट्स में थोड़ा बैलेंस मेंटेन रखें, क्योंकि आपको अकाउंट स्टेटमेंट भी देनी होती है द डे ऑफ द अपॉइंटमेंट। और उसके साथ साथ जब आप शॉपिंग करते हैं, आप कुछ भी परचेज करते हैं, उसका अपना कंट्रीब्यूशन नंबर जरूर ऐड कराएं, जो आपका निफ नंबर होता है, वो आपकी टैक्स की हिस्ट्री यहाँ पे जनरेट करता है। सो ये सारी चीज़ें आप थोड़ा ध्यान रखें, स्पेशली जब तक आपका कार्ड नहीं आता तब तक आप थोड़ा कॉशियस रहें। तो अगर आप ये सारी चीज़ें फॉलो करते हैं तो आपका जो टैक्स प्रोफाइल है वो अच्छा बनता है और वो आपके केस को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करता है। तो दिस वॉज माई एक्सपीरियंस एंड नॉलेज अबाउट द रेजिडेंस कार्ड प्रोसेस। अगर आपको इस प्रोसेस से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी डाउट्स हो, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। आई विल डेफिनेटली ट्राई टू आंसर दोज। और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग मुझे ईमेल करते हैं या इंस्टाग्राम पे मैसेज करते हैं, और जब मेरी वीडियो की तारीफ करते हैं तो भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। एंड अगर आपके कोई सजेशंस हैं वीडियो के लिए तो वो भी शेयर करिए, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा भी होता है कि मैं कमेंट सेक्शन से वीडियो के सजेशंस लेकर एक वीडियो बनाती हूँ। तो आप भी अपना सजेशन वहाँ शेयर कर सकते हैं, मैं उस पर भी एक वीडियो बनाने की ज़रूर कोशिश करूँगी। और कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा, और अगर आपको मेरे वीडियोस नहीं पसंद आ रहे हैं तो आपको क्या पसंद नहीं आ रहा है वो भी मुझे बताइए, सो दैट आई कैन वर्क ऑन दोज थिंग्स। एंड अगर आप मेरे वीडियोस को सपोर्ट करना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक एंड कमेंट ज़रूर करिएगा। एंड आई विल सी यू बैक नेक्स्ट टाइम इन माई नेक्स्ट वीडियो।